राजेश जी, आपकी जो है राजनीति की शुरुआत जो है बसपा से हुई, बसपा से आप विधायक बने, मंत्री भी बने, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपसे जो है बसपा का मोह भंग हो गया? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं जन दबाव में राजनीति में गया था। राजनीति मेरा शौक नहीं था। भारत में राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत हुई थी चिल्लूपाल से। इकलौते हरिशंकर तिवारी जी ऐसे व्यक्ति थे जो जेल में रहते हुए पहली बार यहाँ से जीते थे। हमें पता चला है सर, पहले आप एक पत्रकार थे जी, आप एक पत्रकार थे, अचानक राजनीति में रुचि सर आपकी कैसे आई? मेरा जीवन एक सूखे पत्ते की तरह है। अच्छा सर, सुनने में जैसे आता है, हम लोग 100% सेटिस्फाइड तो नहीं है कि आपको राजनीति में लाने में डॉक्टर अय्यूब की कहीं न कहीं से भूमिका रही है, क्या ये सच? स्पॉन्सर बाय डाबरा समाचार 24, मां वैष्णो पावर ट्रैक ट्रैक्टर्स एजेंसी बाड़ेपार, डाड़ी बाजार, गोला, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9793473755। पर्ची रेस्टोरेंट, यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज डिश इत्यादि के साथ होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 6307144746। पता नियर तहसील मोड़, गोला, गोरखपुर। बोस निजी ITI भीटी, गोला बाजार, गोरखपुर। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल में। मोबाइल नंबर 9415319983। डेंटल केयर डॉक्टर रमीज रजा, BDS जामिया दिल्ली। यहाँ पर सभी प्रकार के दांत संबंधी इलाज किए जाते हैं। पता बड़ौदा UP बैंक के सामने, उर्वा बाजार। मोबाइल नंबर 9119689104। फैंसी फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर संबंधी सभी सामान उपलब्ध हैं। पता नायक भीटी, गोला बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9936390763। लाल की दुकान, स्वर्णकार एवं वस्त्रालय, दिलीप कुमार। मोबाइल नंबर 9450532063। पता सराय गोला बाजार। यहाँ पर आभूषण एवं वस्त्रालय संबंधी सभी सामान उपलब्ध हैं। स्पॉन्सर बाय डाबरा समाचार 24, वर्मा एंड सन्स कॉलोनाइजर, वर्मा कॉलोनी, बेवरी चौराहा, गोला बाजार, गोरखपुर। शिवपुर उदयपुर चौराहे से पश्चिम मेन रोड पर आवासीय एवं कमर्शियल प्लाट हेतु संपर्क करें इंद्र बहादुर वर्मा। मोबाइल नंबर 7521899221 एंड वर्मा मेडिसिन सेंटर, थाना रोड, गोला बाजार। परिवार आपका, सुरक्षा हमारी। जनता पैथोलॉजी सेंटर, पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड लैब। पता शॉप नंबर 3, सिनेमा हॉल कॉम्प्लेक्स, उर्वा बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9838983604। मोतीलाल हीरालाल, फैंसी वस्त्र विक्रेता, शारदा सिनेमा हॉल, मार्केट रोड, गोला बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 6307389365। मोतीलाल हीरालाल, फैंसी वस्त्र विक्रेता, शारदा सिनेमा हॉल, मार्केट रोड, गोला बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 6307389365। विजय होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज, गोला बाजार, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार एवं होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सहयोगी संस्थान विजय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI चिकनिया एंड विजय इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, गोला बाजार, गोरखपुर। प्रबंधक विजय शंकर पांडे। मोबाइल नंबर 9838693596। स्पॉन्सर बाय गोला नगर पंचायत नगर अध्यक्ष लालती देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मुरारी प्रसाद। नमस्कार, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं डाबरा समाचार। 2022 के चुनाव को लेकर डाबरा समाचार का विशेष पहल, विधानसभा सम्मान। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी जी। हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार मनोज मिश्रा जी, महताब खान जी
हैं। और आज हम 2022 के चुनाव को लेकर, खास तौर से चिल्लूपाल विधानसभा को लेकर, क्योंकि आप यहाँ के लोकल नेता हैं चिल्लूपाल, हम यूपी को तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोकल को देखेंगे। हमारा मुद्दा होगा जातिवाद बनाम विकासवाद। प्रदेश का बेरोजगार बनाएगा किसकी सरकार? पोल खोल, बिंदास बोल, किसमें है कितना दम, कौन होगा यूपी का सीएम? तो सर सबसे पहले सवाल हमारा होगा, देर न करते हुए, हमें पता चला है सर पहले आप एक पत्रकार थे जी, आप एक पत्रकार थे, अचानक राजनीति में रुचि सर आपकी कैसे आ गई? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने शुरू से कहता आया कि मेरा जीवन एक सूखे पत्ते की तरह है जी। और ये बात मैंने नहीं बल्कि महाराज जनक से ने पूछा था अपने गुरु अष्टावक्र से जी। जीवन क्या है। उन्होंने कहा था सूखा पत्ता, नियत का झोंका उस सूखे पत्ते को जहाँ ले जाए। एक नियत का झोंका आता है, उस सूखे पत्ते को किसी मंदिर की कलश पे लेके चला जाता है, वो सूखा पत्ता किसी बजाती नाली में पहुंच जाता है। वही सूखा पत्ता उस नियत के झोंके के हवाले होते हुए कभी श्मशान चिता के भस्म हो जाता है या किसी कब्र पे चढ़ जाता है। तो बहुत कुछ सारी चीजें, जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, कोई प्लान नहीं था कि मुझे पत्रकारिता में आना है, लेकिन संगत क्या चीजें मिली और पत्रकारिता में चला गया। उसके पहले छोटा सा व्यवसाय करता था, प्रिंट पत्रिका का संभालता था। और फिर लगा कि नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को हम लोग प्रेस क्लब बना करके और साल में कार्यक्रम करते थे। जब मैं अध्यक्ष हुआ तो मैंने कहा 23 जनवरी तो दुनिया का एक महान दिन है, भारत दुनिया का एक विश्वविख्यात नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे। फिर ये केवल एक छोटा सा कार्यक्रम, क्यों ना हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाएं। और भारत के तत्कालीन गृह मंत्री कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त को ला करके हम लोगों ने उस प्रतिमा का अनावरण कराया था। जी, कहाँ पर? बरहमगढ़ में। और शिलान्यास उसका किया था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी। तो यहाँ से ये हमारी सामाजिक यात्रा जो शुरू हुई, उसके पहले व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष था, महामंत्री था। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से आप बिल्कुल, मैं क्या बिल्कुल वो उनके जीवन का एक वाक्य है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अगर खिले गुलाब के सुगंध की चाहत है जी, तो तुम्हें उसके कांटों को भी स्वीकारने के मादा रखना हो। बिल्कुल सर। तो वहाँ से हुआ, फिर मैं उसके बाद मुक्ति पथ का निर्माण शुरू हो गया। हमारी अंतिम जगह है, सब कुछ छोड़ के जाना वही है। तो जन्म स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम वहाँ पैदा हुए हैं। तो वो स्थान जहाँ हमें दुनिया से विदा होना है, वो स्थान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसको कंसेप्ट को लेके हम लोगों ने मुक्ति पथ का सजाना शुरू किया। पब्लिक से वाया शाया ये सोशल वर्कर हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें अगर राजनीति में सेवा का मौका दिया जाए तो ये कुछ और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी से इंस्पायर होकर फिर पब्लिक का सहयोग भी आपको मिला? पब्लिक के नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं। पब्लिक ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो जन दबाव के चलते मैं राजनीति में आया। राजनीति में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा सर, सुनने में जिससे आता है, वो हम लोग 100% सेटिस्फाइड तो नहीं है कि आपको राजनीति में लाने में डॉक्टर अयूब की कहीं न कहीं से भूमिका रही है। क्या ये सच है सर? हाँ, बिल्कुल सच है। डॉक्टर मोहम्मद अयूब हमारे अच्छे मित्र हैं, आज भी हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और डॉक्टर अयूब जब प्रैक्टिस करते थे तो उनके यहाँ मरीज जाते थे, भीड़ जाती थी। शायद उन्होंने समझा होगा, लोगों ने कुछ कहा होगा। एक उन्होंने कहा कि पार्टनर, तुम्हें एमएलए का चुनाव लड़ना है और तुमको मिनिस्टर बनना है और मैं तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी बनूंगा। तो मैंने कहा कि अच्छा मजाक है, आज का तारीख का अच्छा मजाक है। मैं और विधायक। आपको मजाक लगा? मैं बिल्कुल मजाक था, मजाक था ही है। वो उनके लिए सीरियस रहा होगा, मेरे लिए मजाक ही था। और यह मजाक उन्होंने किया पूरे 1 साल। हर 15-20 दिन पे मैं जाता, हाँ पार्टनर तुम मन बनाओ, लड़ना है? बिल्कुल नहीं लड़ना, कदाप नहीं लड़ना, मैं बेवकूफ को नहीं लड़ूंगा। 1 साल लगातार कहते रहे। और फिर उन्होंने उनकी तरह और भी लोग कहना शुरू किए। गांव में जाता था, मैं मुक्ति पथ के लिए सहयोग मांगता था, लोग कहते थे कि हाँ बिल्कुल आप चंदा लीजिए, मुक्ति पथ बनवाइए, मगर आपको राजनीति में आना चाहिए। फिर गांव से जब वायस आने लगा तो मुझे लगा मेरा दोस्त अयूब कह रहा है कि लड़ना चाहिए। फिर मौकतनाथ सिंह मेरे राजनीतिक गुरु जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने भी कहा कि तुमको लड़ना चाहिए। सबने कहा लड़ना चाहिए, योगी जी ने भी कहा लड़ना चाहिए तुमको, सबने कहा लड़ना चाहिए। मुझे लगा जनता, लोग कहते हैं मैं लड़ूंगा, मुझे वोट करो। जनता कह रही है कि मैं तुम्हें धन भी दूंगा, मैं तुम्हें वोट भी दूंगा, तुम लड़ो। तो जन दबाव में हाँ कर दिया।
त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2022 का जो चुनाव आप आ रहा है, आपकी पार्टी किन किन मुद्दों पर लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल के सपने का भारत बनाने के लिए लड़ेगी। आखिरी व्यक्ति के होठों पर मुस्कान, उसका चतुर्दिक विकास, इस मुद्दे पे लड़ेगी। ठीक है त्रिपाठी जी, जो मुक्ति पथ बनवा रहे थे आपको कैसे लगा कि हमको मुक्ति पथ बनवाना चाहिए? क्या देखते हुए आपने इस तरह की इच्छा जागी आपने? मुक्ति पथ पे जब हम लोग गए थे, पत्रकार या ये सोशल वर्कर जब हम लोग वहाँ जाते थे किसी अपनों को विदा करने के लिए जी, तो वहाँ का इतना बुरा हाल था कि लोग वहाँ मानवमल और सूकरमल, ये दोनों आपस में वहाँ गंदगी का अंबार था। यहाँ तक कभी कभी तो जिसके घर का कोई जवान लड़का या घर का कोई मरा है तो पहले उस गंदगी को वो साफ करता था, तब वहाँ चिता सजाने लायक होता था। तो ये जो दुर्दशा थी, एक बार एक घटना हुई थी कि वहाँ फिसलन इतनी काफी थी कि एक शव बिना जलाए बरसात पे फिसल के वो फिसल के गिर गया, लोग शव चला गया पानी में, वो बह गया, वो जला भी नहीं पाया। तो ये जो दुर्दशा थी वो वर्षों से लगातार मन में चीज उठती थी कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमारी अंतिम जगह है, यहाँ न जाने कोई शहीद आएगा, यहाँ कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चला होगा, यहाँ कोई समाजसेवी चलेगा, तो ये जगह हमारी अंतिम जगह है, इसे सजना चाहिए। और फिर इसको मैंने मन में आया कि ये हमारी अंतिम जगह को सजाया जाए। तो फिर हमने अपने मित्रों से कहा, मित्रों ने कहा अरे यार ये डोम का काम कहाँ शुरू कर दिए। फिर मैंने पत्रकार मित्रों से कहा, पत्रकार मित्रों ने कहा ये क्या बेवकूफ़ी टपाल लिया तुमने। फिर हमने जो है तत्कालीन विधायक पंडित हरिशंकर तिवारी जी से कहा कि भाई आप जो है ये वहाँ मुक्ति पथ या श्मशान घाट को सजा दीजिए। तो कहे कि भोजपुरी में कि का वहाँ ताजमहल बनोगे का। तो मैंने कहा कि ताजमहल तो नहीं बनेगा लेकिन हमारी अंतिम जगह है वो सजनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा वहाँ तो साफ मना कर दिया। तो जब उन्होंने मना कर दिया फिर मैंने व्यापार मंडल के साथ उनसे कहा, व्यापार मंडल ने क्या कर रहे हैं। फिर हमने अपने 20 मित्रों की एक टोली बनाई और टोली को बना करके हम लोग। सर राजेश जी, आपकी जो है राजनीति की शुरुआत जो है बसपा से हुई, बसपा से आप विधायक बने, मंत्री भी बने, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपसे जो है बसपा का मोह भंग हो गया? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं जन दबाव में राजनीति में गया था। राजनीति मेरा शौक नहीं था, राजनीति मेरा पेशा भी नहीं था, न है। जनता के दबाव में जनता ये कह रही थी कि आपको लड़ना चाहिए। और जब पहला चुनाव में लड़ा था तो पहला चुनाव लड़ा था, उसमें कोई वादा हमने जनता से नहीं किया था। हमने केवल एक बात कही थी कि चिल्लू पारी वो जगह है जहां से भारत में राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत हुई थी। चिल्लू पार से इकलौते हरिशंकर तिवारी जी ऐसे व्यक्ति थे जो जेल में रहते हुए पहली बार यहाँ से जीते थे। आज भी वो गूगल इंटरनेट पर कोई जाएगा तो मिलेगा। तो राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत हुई थी और मैंने ये कहा था कि अगर मैं सफल हुआ तो राजनीति के अपराधीकरण के खात्मे की शुरुआत भी चिल्लू पार से करूंगा। और इस मुद्दे को लेकर लड़ा और मैं अपने वादे पे मैं संतुष्ट हूँ कि जो व्यक्ति राजनीति से अपराधीकरण की शुरुआत किया था आज वो कहीं दूर, कहीं नेपथ्य में है, कहीं नाम लेवा कोई नहीं है वो व्यक्ति। तो लेकिन इसी मुद्दे पे बीएसपी ने भी कहा था, बीएसपी सुप्रीमो ने भी, कि आप वो एक माफिया परिवार है, घबराओ नहीं, आप चुनाव जीतो, मैं उसको उसकी जगह दिखाऊंगी। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने उन्हें सपरिवार अपने घर में बुला लिया। तो अगर हमारा नेतृत्व अपने कार्यकर्ता, अपने जनमानस की जनभावनाओं का ख्याल नहीं करेगा तो आप बताएं, मैं तो उसी के लिए गया था ना। तो आपको अगर आप कह रहे थे कि मुझे कार्यकर्ता प्रिय है, दलित प्रिय है, विकास प्रिय है और आपको माफिया प्रिय हो गया, तो माफिया और राजेश एक साथ कैसे? संभव नहीं था। अच्छा सर, आपका राजनीति कैरियर बीएसपी से शुरू हुआ था। फर्स्ट टाइम आप चुनाव लड़े और जीते भी, मंत्री भी बने उस सरकार में। तो सर चिल्लू पार की जनता के लिए आपने क्या ऐसा काम किया है जो यादगार है? चिल्लू पार की जनता के लिए अभी बहुत कुछ कार्य किया जाना है। नहीं, आपने मैं उसका कैरियर में क्या किया? मैं उसे कह रहा हूँ जी। पहला तो मैंने कहा कि जब पहला वादा जो मैं लेके आया था कि हमारा युवाओं का रोल मॉडल बदलना चाहिए। लोग अपराध करें, हत्या करें, डकैती डालें, राजनीति करें, बलात्कार करें और नेता बन जाए, विधायक बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। जबकि हमारे क्षेत्र में एक से एक वैज्ञानिक हैं, एक से एक समाजसेवी हैं, एक से एक सोशल वर्कर हैं, एक से एक महान लोग हैं इस तरह के जो युवाओं का रोल मॉडल बन सकते थे। तो राजनीति में
में जाने वाला सोशल वर्कर क्यों न जाए? पत्रकारिता करने वाला कोई हमारा मिश्रा जी कल का राजनीतिक व्यक्ति क्यों ना हो? जी बिल्कुल। पत्रकार जाएगा तो समाज की गहराई से देखा जाएगा, अपराधी जाएगा तो अपना घर भरेगा। तो पहला तो ये था, तो वो उसमें मैं सफल हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा कि मैं जब एक राज्य मंत्री था, ना तो कैबिनेट मिनिस्टर था, राज्य मंत्री था, राज्य मंत्री में भी स्वतंत्र प्रभाव भी नहीं था। जो लोग राजनीति का कटघरा जानते हैं उन्हें पता है कि मंत्रिमंडल की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। राज्य मंत्री एकदम अंतिम कतार में आता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको अपने कैबिनेट की तरफ देखना होता है। लेकिन राज्य मंत्री रहते हुए भी चिल्लू पार में अपने होम्योपैथिक, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग में मैं होम्योपैथिक मिनिस्टर था और धर्मार्थ मंत्री था। राज्य मंत्री रहते हुए मैं अपने इस चिल्लू पार में 125 करोड़ रुपए का राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लेके आया। उन 5 वर्षों में केवल 2 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में बने थे। एक उस समय के कद्दावर मंत्री, ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय जी अपने क्षेत्र में ले गए थे और एक साधारण सा राज्य मंत्री उसे अपने क्षेत्र में ले आया था। आज वहाँ पे 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, पूरे देश के प्रदेश के बच्चे आके पढ़ रहे हैं। एक काम मैंने ये किया था। दूसरा, पिछली सरकारों में, पिछले तिवारी जी के कार्यकाल में बंधों पे पूरी धंधा होता था, बंधे के नाम पर। उनके लोग जो है वो पलते थे उसी पर, चलो यार लाखों रुपया, बाढ़ आई, लोगों के मुंह से पानी गिरने लगता था, बाढ़ आ गई, अब लाखपति बन जाएंगे। अच्छा। राजेश त्रिपाठी ने अपने काल में बंधे के नाम पर धंधा बंद करा दिया। 125 करोड़ रुपए ला करके कोठा से आची बीच तक पूरे बंधे को पिच करा दिया, पोल्डर पिच, अस्थायी निर्माण। अब गांव का गरीब डरता नहीं है कि मेरा बंधा कट गया है। तो ये मेरे जीवन की, मैं अपने को उपलब्धि मानता हूँ कि अस्थायी रूप से, ठीक है कि मेरे साथी वो जो है वो ठेका नहीं कर पाया, तो मैं ठेकादारी करने राजनीति में नहीं आया हूँ ना। ये मैंने कार्य किया था। इसके अलावा करीब 1000 से ऊपर छोटी बड़ी सड़कें हमारे कार्यकाल में बनी थी। इसके अलावा CSC जो है वो गोला का विस्तार, गढ़ा का CSC विस्तार करके PSC को CSC कराया था, बासुडिया का CSC बनवाया था, उदुआ का CSC में लेके आया था, लेकिन वो आज भी अधूरा इस बात की चीज है। इसके अलावा उसी कार्यकाल में, हमारे 10 साल के कार्यकाल में, यहाँ 184 करोड़ रुपए का जो है 220 kV का विद्युत पारेषण केंद्र आया। बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे कार्यकाल में हुए। लेकिन सर, आपके मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए, जैसे हम एक धुरिया पार क्षेत्र है जो विधानसभा क्षेत्र जिससे आप जीते थे, उसी नाम से था, वहाँ की सड़कें जो भी विधायक या सांसद या जो भी होता है, जिस भी पार्टी से, मैं विशेष तौर से आपसे नहीं कर रहा हूँ, उसको अछूता क्यों रखा जाता है? आज भी वहाँ की दशा बद से बदतर है। इसके बारे में सर जरूर जानना चाहेंगे। धुरिया पार उदुआ से धुरिया पार की जो सड़क है वो सड़क उसी कार्यकाल में आई थी, शिलान्यास भी हुआ था। लेकिन ये सही है कि जो ठेकेदार महोदय थे, क्योंकि मैं बताया कि मैं जिससे लड़ रहा था उसकी सोच आपराधिक है, उस व्यक्ति की, उस परिवार की सोच आपराधिक है। मैं व्यक्ति की बात क्या करूँ, तो आपराधिक सोच का व्यक्ति बदला लेता है। दुर्भाग्य से मैं ठेकेदार था नहीं, मेरा कोई साथी ठेकेदार था नहीं, ठेकेदारी करने आया नहीं था, लेकिन उनके लोग वर्षों से, 25 साल से उनके लोग दबे हुए थे। दुर्भाग्य से वो जो ठेका लिया व्यक्ति, मिस्टर पांडे करके कोई था, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, वो भी उन्हीं का व्यक्ति निकला। और ये आपको याद होगा, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, जब मैं मिनिस्टर हुआ था तो गोला से बड़हलगंज की सड़क पे इतने बड़े बड़े गिट्टी पड़ी थी, और उन्होंने कहा था उन लोगों ने कि अगर ये मिनिस्टर हो गया है तो उस सड़क को बनवा के दिखाए। पूरे 2 साल तक उन्होंने उस सड़क को वैसे ही रखा था, जनता से बदला लेने के लिए। परिणाम ये हुआ था कि जब उनकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड होने लगी तब जाके बनाए थे। तो ये दुर्भाग्य, ये दंश तो झेलना पड़ेगा कि स्वाभाविक रूप से अगर कोई किसी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई चाहता इस तरह का काम ले लेगा, उसके नाते वो सड़क विलंब से बनी थी, काफी देर हुआ था, मुझे यहाँ तक कि धरना देना पड़ा था, मैंने भूख हड़ताल किया था उदुआ बाजार में उस सड़क के बनने के लिए। अब अभी की जो बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल सही है कि अभी सड़क को डैमेज हुई है, बरसात डैमेज नहीं सर, वो सड़क ही नहीं है, गड्ढा हो गया। नहीं, सड़क है, उसको गड्ढा कहा जाएगा। सड़क तो उसको कहा जाता है जो आदमी चले, वो तो सब जगह गड्ढे हैं। हाँ, मैंने कह रहा हूँ वो सड़क खराब है, हमने उसको PWD मिनिस्टर को दिया भी है लिख करके कि उसको बनाया गया। और ये कार्य, ये सवाल जो वर्तमान में महोदय हैं विधायक की, ये उनसे भी होना चाहिए कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हारा हुआ प्रत्याशी, अगर सत्ता के गलियारों में जाकर के अब तक कई 100 सड़कों को मैं लेके आया हूँ, बनवा भी रहा हूँ, उन्हें भी कुछ प्रयास करना चाहिए था, मगर उन्होंने सारी ऊर्जा तो दूसरी जगह लगा दी।
एक्चुअली क्या है सर कि जब हम लोग किसी से कुछ कहते हैं तो दुर्भाग्य रहा उस धुरियापाद के लोगों का, उस क्षेत्र के पिछड़े हुए लोगों का, कि जब भी बात किया जाता है तो नेता लोग यही कहकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि सरकार हमारी नहीं, हम क्या कर सकते हैं। ये तो एक हम लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्षमा करेंगे 2012 से 17 तक मेरी भी सरकार नहीं थी जी। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी सरकार नहीं है, मैं नहीं करूंगा। मेरा दायित्व तो है, मैं प्रतिनिधि हूँ। मैं 75,000 लोगों ने मुझे वोट किया है तो 75 भले हार गया हूँ, लेकिन 75,000 लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। धुरियापाल के लोगों ने मुझे वोट किया है, चिल्लूपाल के लोगों ने वोट किया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके सुख दुख में, उनके सड़कों, उनके बिजली, उनके लिए काम करूं। मैंने किया है वो काम। त्रिपाठी जी, पिछली विधानसभा जो आपके चुनाव में लोग सत्ता में आई है, वो किन किन मुद्दों पे महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार पर सफल हुई है? भ्रष्टाचार पे बड़े पैमाने पे सफल हुई है और बेरोजगारी पे भी बड़े पैमाने पे सफल हुई है। आप मुझे बताएं कि पिछली सरकारों का, आप पास तो पत्रकार है तो आप पास रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड के साथ ही आप लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं भी इसी लाइन कर रहा हूँ। तो आप बताएं कि इसके पहले की गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी कितने लाख लोगों को मिली, और क्या ये सच नहीं है कि 5.5 लाख लोगों को इस सरकार में नौकरी मिली? तो जरा सा आंकड़े के साथ आप बताएं कि अखिलेश जी की सरकार में कितने लाख नौकरियां मिली थी, और अगर हमारी सरकार में अगर 5.5 लाख सरकारी नौकरी मिली है तो मैं औरों से बेहतर बेरोजगारी के मुद्दे को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा हूँ कि नहीं? बढ़ रहे हैं, ठीक है सर, लेकिन महंगाई में कहीं न कहीं महंगाई बढ़ी है कि नहीं पिछली बार से? हाँ, बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। मैं इसको बिल्कुल नहीं, इसका कारण क्या रहा है? इसके कारण मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, ये तो कोई अर्थशास्त्री बताएगा, लेकिन सरकार लगातार उसमें प्रयास, जैसे भी पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा, वो 100 के आसपास गया। हमारी सरकार चिंतित हुई कि नहीं, जनभावनाओं को देखते हुए मुझे करना चाहिए। तत्काल उन्होंने जो है वो अब अन्य शासित जो राज्य है जो हल्ला करते थे, पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया, लेकिन प्रयास किसी ने किया। लेकिन आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने और भाजपा शासित प्रदेशों ने यह प्रयास किया है और उसको कम किया है। तो प्रयास वो कर रहे हैं कि लगातार कम हो, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम करके अन्य चीजों के दाम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। नहीं, सरकार का काम दामों को बढ़ाना नहीं होता है, लेकिन काम तो कर सकती है ना सर। हाँ, तो कर रही ना, प्रयास कर रही। सरकार का काम दाम बढ़ाना घटाना नहीं होता। सरकार अपने संसाधन में कमी कर सकती है या बढ़ा सकती है। सरकार का काम ये नहीं है ना, वो काम जिसका है वो कर रहा है, लेकिन सरकार वो माहौल देगी कि आप उस महंगाई को हम लोग नीचे ले आए, उसमें सरकार वाली काम कर रही है। सर राजेश जी, 4 दिन पहले जो है आपके फेसबुक अकाउंट से पोस्ट पड़ा था जिसमें आपने लिखा था, ओ ये क्या कर दिया अखिलेश जी, आपने गिद्धों को अपने छत पर बैठा लिया। ये पोस्ट करके जो है मतलब आप क्या संदेश मतलब देना चाहते, जिसमें बिना नाम लिए आपने सीधा वर्तमान विधायक को आपने जो निशाने पे लिया है, जैसा कि थोड़ा देर पहले आपने बताया है। पहली बात तो थोड़ा सा अपने सवाल को सुधार लें। वो पोस्ट मेरी नहीं थी, वो नीचे आपने दिया था किसी का नाम, लेकिन उस पे स्पष्ट, मैं कह रहा हूँ उस पे स्पष्ट लिखा था यह पोस्ट राजीव पांडे जो ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी रहे हैं, बिल्कुल उनकी वार्ड से संभाल लिया गया है। तो मुझे उस बात में सहमति नहीं मेरी है, लेकिन वो पोस्ट मेरी नहीं है, किसी का शेयर किया। लेकिन कहीं न कहीं उस पोस्ट के माध्यम से आपने जो है कोई संदेश देने की कोशिश जरूर। मैं सनातन संस्कृति में विश्वास करता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो गांव में कहावतें बहुत चलती रहती हैं, आप ही जानते हैं। तो गांव में ये बातें बचपन से सुनता आया हूँ कि कभी किसी के घर उजड़ जाता है तो लोग कहते थे कि लगता है इसके छत पर कोई गिद्ध बैठ गया। ऐसा गांव में सुना जाता, मुझे नहीं पता उसकी कितनी सच्चाई है। तो वो दिमाग में था कि जब वो लड़का लिखा राजीव पांडे ने, तो मैं उसको पढ़ा, हमने कहा यार ये तो बचपन में लोग कहते थे कि गाँव में जो है, और जो तर्क दिया था उस लड़के ने, तो वो उस तर्क से मैं सहमत था कि वो परिवार बिल्कुल सही, उसमें लिखा था उस लड़के ने कि वो परिवार जब कांग्रेस में गया तो कांग्रेस खत्म हो गई, वो परिवार कल्याण सिंह की सरकार में शामिल हुआ तो कल्याण सिंह की सरकार 14 साल चली गई। उस लड़के ने लिखा था कि वो परिवार मुलायम सिंह जी के साथ गया, मुलायम सिंह जी बेचारे उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वो परिवार मायावती जी के साथ गया तो बेचारे उसके बाद बने ही नहीं। तो मुझे वो पसंद आया लेख कि वो सच के काफी करीब था, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। बाकी यह सवाल तो राजीव पांडे से पूछा जाना चाहिए, मुझे पसंद आया इसलिए मैंने शेयर किया। त्रिपाठी जी, आपकी सरकार ये कहती है कि गड्ढा मुक्त करते करते ये गड्ढा युक्त सड़क हो गई, इसके विषय में आपको क्या कहना है?
आप कभी पूर्वांचल एक्सप्रेस से गए हैं? सर पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हम क्यों जाएंगे? हम तो गांव के रहने वाले हैं, हमें जहाँ रहना है वहाँ की सड़क पर देखेंगे। गोरखपुर से बड़ौदा की सड़क जो बन रही है, अंतिम चरण में अब है, ठीक है, विलम्ब हुआ है, वो चल रही है। अभी आप अच्छा आप चिल्लूपाल में तो रहते हैं ना? जी बिल्कुल। तो चिल्लूपाल में बड़ौदा से पटना घाट की जो हार्ट प्लान से सड़क बन रही है, वो अभी विधानसभा में बन रही है। रखिए, सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, सारी सड़कें योगी सरकार में चमचमाती हुई मिलेंगी, और थोड़ा इंतजार करें। अच्छा सर, चिल्लूपाल विधानसभा से कई प्रत्याशी बीजेपी टिकट के लिए लगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। हम सब भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, और हमें लगता है कि जैसे मुझे भी लग रहा है कि मुझे जो है पिछली बार पैर मेरा टूट नहीं गया होता तो मैं एक विधायक होता, तो 75,000 वोट पे लगभग पाया था, और उनके कारण पंचायत की कैप्चरिंग के बावजूद पाया था, पैर टूट जाने के बाद भी पाया था। और पार्टी जो 5 साल से मुझसे जो है जो सेवा कहती है, मैं उसे करता हूँ, देश की सेवा, समाज की सेवा, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए कि एक बार हमें और मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे ही जो भाजपा का फ्रेश चेहरा, जो और लोग चेहरे हैं, वो भी कह रहे होंगे कि नहीं मुझे मिलना चाहिए। तो बिल्कुल मेरा ये कहना है कि मैं पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, पार्टी अगर मुझे पसंद करेगी, पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, तो बिल्कुल 2022 का चुनाव हम लोग जीतेंगे, कमल खिलाएंगे, चिल्लूपाल में इतिहास बनाएंगे। और अगर हमारे अलावा पार्टी किसी और मेरे साथी को भाजपा के टिकट देती है, तो बिल्कुल उसके जरिए कमल खिलाएंगे। स्टीयरिंग पे कौन सवार होगा, ये तो नेतृत्व तय करेगा। अगर हमारा मंजिल तक पहुंचना लक्ष्य, अगर किसी और को टिकट देती है तो भी आप पूरी ताकत से, पूरी लक्ष्य कमल खिलाना है चिल्लूपाल में। अच्छा, विधायक कौन होगा कमल के पीछे, ये नेतृत्व का तय करना का मैं कार्यकर्ता हूँ। सीमा पे हमारा महारथ, हमारा जो सेनापति कहता है युद्ध शुरू, तो शुरू, फिर घपट नहीं होता। तो जब हमारा नेतृत्व जो कह देगा उसको मानना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए कि 2007 से आपने राजनीति की शुरुआत की, और उस समय जब पहली बार आप राजनीति में आए, तो ऐसे व्यक्ति को आप हरा के विधायक बने जो काफी समय से जो है या तो किसी पार्टी से लड़े या निर्दल लड़े, चुनाव वो जीतते हैं। उस समय भी जो है लोग कहते थे कि मतलब हरिशंकर तिवारी जी जो है जीतेंगे, लेकिन आपने 2007 में ये रिकॉर्ड तोड़ा और आप उन्हें जो है हरा देते हैं। और लेकिन उसके बाद लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं बसपा की लहर में जो है हरिशंकर तिवारी जी हार गए, लेकिन 2012 में सपा की लहर में भी जो है आप फिर विधायक बनते हैं, और वहीं पे 2017 के चुनाव में आप उन्हीं के पुत्र से जो है आप चुनाव हार जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? अभी आपने कुछ बताया, लेकिन उस कारण से जो है मैं स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं आपके सवाल में। मैंने उनको नहीं हराया, जनता ने हराया। मैं माध्यम था। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि जन दबाव में, और जब किसी भी लोकतंत्र में जब जनता फूट के खड़ी होती है, तो जनता ही लोकतंत्र में सरोपर होती है। न कोई माफिया, न कोई प्रधानमंत्री, न कोई मुख्यमंत्री, न कोई, यहाँ जनता सरोपर लोकतंत्र में। तो 2007 में 54,000 लोगों ने राजनीतिक पार्टी को पसंद किया था, उनके 48,000 के मुकाबले। 2012 में 62,500 लोगों ने राजनीतिक पार्टी को पसंद किया था, उनके 45,000 के मुकाबले 18,000 का हमारे उनके बीच अंतर था। पहले वाले में 6,000 का। और 2017 में जो राजनीतिक पार्टी 62,000 लोगों की पसंद था, वो 75,000 लोगों की पसंद हो गया। 75 नहीं, शायद 78,000 नहीं, 78,000 वो पाया था, मैं 75 पाया था, 74,800 कुछ हो। सही। तो वही राजनीतिक पार्टी 54,000 से यात्रा शुरू करता है। एमएलए होने के बाद लोग कहते हैं कि डिमेरिट होती है, पब्लिक नापसंद करती है, ये जो है एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन मैं 62 पहुंचा, फिर मैं 75 पहुंचा। तो जनता की पसंद तो राजनीतिक पार्टी बने हुए हैं। आज भी मैंने कहा कि मेरा पैर टूट गया और नया आया था, तो सांगठनिक ढांचा भी बहुत बेहतरीन मुझे नहीं मिला था उस समय का। और उसके बाद उनकी बूथ, सपा के राज में उनकी बूथ कैप्चरिंग, क्योंकि पुराना याराना सपा से उन लोगों का रहा है, पहले भी रहा, वो अब साबित भी हो गया। इस कारण से ये हुआ था। बाकी जनता ने तो कहीं नापसंद नहीं किया मुझे, कभी नहीं किया। आपका कहना है कि सपा ने जो है आपका गठबंधन की वजह से जो है ये आप चुनाव हार गए, कहीं ना कहीं उनको जो है सपा का जो सहयोग मिला पूरा,
नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सपा का सहयोग मिला। मैंने ये कहा कि वो समाजवादी पार्टी से पहले से वो लोग जुड़े रहे हैं और सपा की सरकार थी, उसमें कुछ अधिकारियों ने उनके वर्षों तक वो लोग सभापति रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, ये महोदय भी राज्य मंत्री रहे हैं 3 साल तक। इस परिस्थिति में वहां पे बूथ कैंसलिंग रोक पाने में हम लोग नाकामयाब रहे और पैर टूट गया था, वो भी कारण रहा, ये कारण रहा। बाकी जनता ने 3 बार हमको जिताया है, इस बार भी जिताया है, सर्टिफिकेट जरूर वो लिए हैं, लेकिन जनता के दिलों में आज भी राजनीतिक त्रिपाठी हैं। उनके पास प्रमाण पत्र उनके पास है, लेकिन हार्टली जो सर्टिफिकेट है वो मेरे पास। सर, जनता आपको देख रही है, आप क्या उनके विषय में कहना चाहते हैं? उनके विषय में क्या करना, न जो चुनाव आ रहा है आगे, तो उनके विषय में क्या करना। मेरी योगी की सरकार, मेरी भाजपा की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, राम का मंदिर भी दिया है, तो घर में गुरहु राम का मंदिर भी बन रहा है, उनका आवास भी बन रहा है। 6 से मैं मिनिस्टर रहते भी अपने विधानसभा को 12 घंटे 10 घंटे से अधिक बिजली नहीं दिलवा पाता था। आज मोदी योगी की सरकार में 24 घंटा चिल्लूपाल को बिजली मिल रही है। जब मैं 75,000 वोट पाया था, उस समय तक किसानों को 6,000 रुपए सम्मान निधि नहीं मिलती थी। आज लाखों किसानों को चिल्लूपाल में किसान सम्मान निधि मिल रही है। ये सारे विकास कार्य की बात करूंगा, उनकी क्या बात करूंगा, उनको जनता देख ही रही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया, वक्त ज्यादा हो गया है और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाए। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं नए नेताजी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।